नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और खास मुलाकात में आज हम जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में जो डीडीसी चुनाव होने वाले हैं उन्हीं को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, बताना भी चाहेंगे कि आज खास मुलाकात में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय चुनावों के प्रभारी और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि डीडीसी चुनाव जिस तरह से अब सर पर है और आप प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या रणनीति बनाए हुई है। पहली बात है कि संदेश स्पष्ट है कि हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, चाहे वो पहले पंचायतों के थे, अब स्थानीय निकाय के चुनाव भी हों साथ में। कुल मिला के लोकतंत्र को जमीन तक पहुंचाना, केवल पार्लियामेंट विधानसभा यहाँ के चुनाव नहीं, स्थानीय पंचायती राज को कैसे मजबूत करना है जिससे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में विकास हो सके, केंद्र की योजनाओं को भी नीचे तक लागू करवाया जा सके और गांव की गलियों गलियों तक का विकास हो। इसके लिए बहुत जरूरी था पंचायत के चुनाव होना, स्थानीय निकाय के चुनाव होना। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकतंत्र में इतना विश्वास रखती है कि वहां पर प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक पंचायतों के वहां तक के चुनाव हों, इनको बल देने का काम किया गया। और धारा 370-35 से हटने के बाद तो इसकी और ज्यादा जरूरत थी, हमने वो भी करके दिया है। लेकिन अहम सवाल तो यही था कि धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर के अंदर से संशोधित कर दिया गया, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे शरणार्थी लोग थे जो बाहर से आकर यहाँ पर भी रह रहे थे। गोरखा समाज के लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे, कई ऐसे लोग थे जिनके अभी तक हक उन्हें नहीं दिए गए थे। लेकिन जब से धारा 370 और 35 से यहाँ से संशोधित हुआ है, जाहिर तौर पर उन लोगों के हक भी उन्हें मिले हैं। देखिए, ये भी दुर्भाग्य था, वर्षों तक अनुसूचित जनजाति हो, गोरखा समाज हो, वाल्मीकि हो, पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी हो, उनको अपने अधिकार नहीं मिल पाए थे जी। बहुत सारे लोगों को नागरिकता भी मिली, अधिकार भी मिले, चुनाव लड़ भी सकते हैं, वोट डाल भी सकते हैं, स्थानीय निकाय में अपनी रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। कि सब अधिकार से वंचित वो लोग थे, उनको अधिकार देने का काम भी किया है। और मुझे लगता है धारा 370-35 से के हटने से एक बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है, जिससे इसकी जो गति और प्रगति रुकी हुई थी उसको अब बल मिल पाएगा, उसका विकास जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। चंद गिने चुने लोग वर्षों तक, अगर मैं कहूं दशकों तक, वर्षों तक नहीं तो दशकों तक उनके 2-3 परिवारों ने ही इसका लाभ उठाया, सत्ता का सुख भोगा, प्रदेश को खोखला करने का काम किया और जो हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आते थे वो कहां जाते थे उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। जब से धारा 370-35 से हटी, अनुच्छेद 370-35 के जाने से यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में और अच्छा होने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें कि जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज थी जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो हम पीडीपी को लेकर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करें, अनुच्छेद 370 और 35 से जाने के बाद जाहिर तौर पर गुपकार डिक्लेरेशन एक बड़ा महागठबंधन बनकर सामने आया, जिसमें हर एक पार्टी ने अपना सहयोग भी दिया। लेकिन जिस तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि धारा 370 और 35 को वापस लाया जाएगा, क्या ऐसा कुछ मुमकिन हो सकता है? आम जनता को जानना बहुत जरूरी है। धारा 370-35 से सदा सदा के लिए दफन हो चुका है। मैं एक बार फिर कह दूं, अनुच्छेद 370-35 से सदा सदा के लिए जा चुका है। लेकिन जो लोग इसे बार बार अराग इसका अलाप रहे हैं, वो क्या जाहिर तौर पर दिखाना चाहते हैं? वो केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जहां ना नीति है, ना नीयत है, ना विचारधाराओं का मेल है। ये केवल सत्ता के खेल के लिए एकजुट हुए हैं और एकजुट भी कितने हैं ये चुनाव में पता चल जाएगा। यहां पर भी बिखरावट अंदर ही अंदर देखने को मिलती है, एक दूसरे से खुश नहीं है। जहां एक पार्टी ने कैंडिडेट दिया वहां दूसरे का नाराजगी में खड़ा हो गया। आप कल्पना कीजिए, जम्मू कश्मीर की युवाओं के साथ बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर के लोग
स्थानीय निकाय के चुनावों में भी, डीडीसी के चुनाव में भी अगर अपना चुनाव नहीं लड़ सकते और ये केवल 2-3 परिवारों के लोग ही अपना सत्ता का सुख उठाने के लिए इनको भ्रमित कर रहे हैं, कल को क्या जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या इकट्ठे होंगे? नहीं होंगे। और आज किस बात को लेकर इकट्ठे हुए जो हो ही नहीं सकती। अनुच्छेद 370 सवाल यही है और आम जनता को समझदार होने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा से रहे हैं, लेकिन अब अगर गुपकार डिक्लेरेशन बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान यहां पर है। और उसके साथ ही आप देखिए कि गठबंधन के अंदर बिल्कुल मतभेद जो है वो पनपता हुआ दिख रहा है और जाहिर तौर पर जो भूख है वो क्या लगता है कि सिर्फ सत्ता की है। आपने बहुत सही कहा, सत्ता की भूख कैसे इन सबको इकट्ठे ले आई है, लेकिन ऊपर ऊपर से इकट्ठे, अंदर से नहीं है। मेरा एक बार करबद्ध प्रार्थना जम्मू कश्मीर के लोगों से है। अनुच्छेद 370 और 35 ने जम्मू कश्मीर के हितों के साथ खिलवाड़ किया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी थी जिसने वर्षों तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी से लेकर मेरी पीढ़ी तक ने कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा की केवल तिरंगा झंडा फहराने के लिए, फौजियों के साथ खड़े होने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि यूपीए की सरकार के समय ये कश्मीर को स्वायत्तता देने की बात करते थे, जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात करते थे। हमने उस समय भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते मैंने कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की और मुझे गिरफ्तार करके 25 जनवरी को यहीं कठुआ की जेल में डाल दिया था। मेरे साथ अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अनंत कुमार जी को जेल में डाल दिया था। क्यों? कि लाल चौक पर तिरंगा ना फहरा सके जी। हम तिरंगे के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती हैं जो कहती हैं तिरंगा नहीं फहराएंगी। क्या है ये मजाक? ये तिरंगा क्या है? तिरंगा केवल चंद गज का कपड़ा नहीं, ये तिरंगे की ताकत इतनी है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एकजुट कर देती है। इस तिरंगे के लिए भारतीय सैनिक कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे यहाँ के कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में जब तिरंगे को चूम कर लहराते हैं, वापिस चोटी पर जाकर फतेह करते हैं, तब कहते हैं दिल मांगे मोर। एक तिरंगे के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जिस तिरंगे के लिए भारत एकजुट हो जाता है उसी के लिए महबूबा मुफ्ती उसका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जवाब देना होगा इनको। जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछना होगा कि तिरंगे का अपमान क्यों किया है। केवल सत्ता के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को हथियार उठाने की बात करती हैं महबूबा मुफ्ती जी। हथियार उठाने की बात करती हैं और एक दिन के अंदर ही आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, बड़ा धमाका करने का प्रयास करते हैं। ये तो धन्यवाद हम अपने सैनिक बलों के जिन्होंने उनको मार गिराया, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। क्या है लोकतंत्र में? बुलेट को चाहेंगे कि बैलेट को चाहेंगे? हम लोग मतदान चाहते हैं, लेकिन ये लोग गोला बारूद करने वालों को उकसाने का काम करते हैं। जवाब देना होगा। क्या जम्मू कश्मीर शांति चाहता है या 70 साल में जो भुगता है हजारों लोगों की जान गई? एक और सवाल, अहम सवाल है ये, क्या लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने यहाँ पर अनुच्छेद 370 और 35 को संशोधित कर दिया और उसके बाद मेन स्ट्रीम जितनी भी पार्टीज थी जिनका हर बार इलेक्शंस के दौरान मुद्दा ही यही रहता था कि 370 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, 35 को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, लेकिन इस बार आप देखिए कि डीडीसी के जो चुनाव हैं मुद्दा कोई नहीं बचा है और जाहिर तौर पर अब इसे वापस लाने का मुद्दा जो है वो छेड़ दिया गया है। लेकिन हमारी जनता को बहुत विचार और सोच करने की जरूरत है कि आखिर जो ये सत्ता में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने कई सालों से, कई वर्षों से राज किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, वंशवाद की तरह काम किया है और अपने परिवारवाद को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस परिवारवाद को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करेगी, वंशवाद को रोकने की कोशिश करेगी आने वाले समय में? निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जम्मू कश्मीर में अगर एम्स लाए तो भारतीय जनता पार्टी लाई, अगर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर आईआईटी से लेकर बाकी सब शिक्षण संस्थान लाए, स्वास्थ्य की सुविधा लाए, 4 लेन हाईवे आया, एक्सप्रेसवे हाईवे आया, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। रेलवे लाइन को
आगे बढ़ाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अटल जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो अटल जी ने शुरू की थी, मोदी जी ने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। हमने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य भी किया, साथ ही साथ पानी की सुविधाओं को लेकर जल जीवन मिशन के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं, जिसको हर घर में नल से स्वच्छ जल ये देने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। हमने जो कहा वो करके दिखाया, विकास के कार्य भी, और जम्मू कश्मीर को हमने कहा था कि धारा 370-35 से खत्म करेंगे जी। और हमने अनुच्छेद 370-35 से सदा के लिए खत्म कर दिया। हमने कहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे जिससे नागरिकता मिलेगी, हमने वो भी करके दिया। हमने कहा था मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, हमने वो भी करके दिया। हमने कहा था भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और हिंदुस्तान के मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने उसका स्वागत किया। हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम विकास का एजेंडा लेकर चलते हैं। ये तो हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता की बात कर लेते हैं, क्योंकि डीडीसी चुनावों को लेकर ही प्रभारी बनकर आप यहां पर पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता भी जानना चाहती होगी कि अनुराग ठाकुर कौन कौन सी सौगातें देने वाले हैं, कौन कौन से बड़े ऐलान जो हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए किए जा सकते हैं। और ज्यादा जहर तौर पर अगर हम देखें, अगर हम इस पर गौर करना चाहें कि युवाओं के मुद्दे हमेशा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन सी बड़ी सौगातें जो हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता को मिल सकती हैं? मैं अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, कोरोना महामारी की आपदा के समय भी जहां दुनिया भर में बहुत बड़ा संकट आया, इस आपदा के समय भी अवसर खोजने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं, छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल से आता हूं और मुझे वित्त राज्य मंत्री बनने का अवसर मोदी जी ने दिया, जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी बनाया और इस आपदा के समय इन पिछले 8 महीनों में हमने सबसे बड़ा काम क्या किया, गरीब कल्याण योजना पहले लेकर आए। 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति देने का काम हमने किया। इसके अलावा 20.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपया प्रति महिला के खाते में हमने डाला, 31,000 करोड़ रुपए उसके हमने दिए। 3 करोड़ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, इनको 3,000 करोड़ रुपया यानी कि 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति को दिया। 9.5 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए की 2 किश्तें पीएम किसान योजना में आपदा के समय दी और कुल मिलाकर 38,000 करोड़ रुपया खर्च किया। ये जो कर्मचारी भविष्य निधि है उसको 3 महीने तक के निकालने की अनुमति हमने कर्मचारियों को दी। फिर जो 100 से कम संख्या वाली यूनिट थे और जो 15,000 से कम कमाने वाले लोग थे उनको 12% कर्मचारी का और 12% काम देने वाले का, इनको 24% केंद्र की सरकार में हजारों करोड़ रुपया कर्मचारियों के खाते में जमा करवाया। इसके अलावा अगर हमने देखा जाए स्वास्थ्य की सुविधाएं 15,000 करोड़ रुपए की दी ताकि कोरोना महामारी से लड़ा जा सके। हिंदुस्तान जो एक भी पीपी किट नहीं बनाता था वो आज 5 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में बनाता है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना है। इसके अलावा हमने पीएलआई स्कीम लेकर आए, पब्लिक लिंक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। एप्पल जैसी कंपनियों के 9 यूनिट चाइना से हटकर अब हिंदुस्तान में लग रहे हैं। हिंदुस्तान के युवाओं को ज्यादा रोजगार मिल सके उस दिशा में। दवाइयां हम दुनिया की सबसे ज्यादा बनाते हैं, जेनरिक ड्रग्स, अब उसमें भी रॉ मटेरियल हिंदुस्तान में बने। मेडिकल डिवाइसेज जो आपका ब्लड टेस्ट वगैरह बाकी सब करते हैं वो भी यहाँ पे बने, डायग्नोस्टिक मशीन्स यहाँ पे बने, इसको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहा है, क्योंकि युवा काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ अहम रोजगार को लेकर कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि 50,000 नौकरियां देने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा आम जनता का भी कहना है कि 50,000 नौकरियां जो हैं वो मुकम्मल नहीं थी, उससे ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद जो है वो युवाओं की है। देखिए, पहली बात मैं कहूं, जम्मू कश्मीर में अगर 1 दिसंबर 2002 को जो औद्योगिक पैकेज दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था। और वो शिमला आए थे उस दिन, उन्होंने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल के लिए 10 वर्ष के लिए औद्योगिक पैकेज दिया, जिसके कारण जितनी इंडस्ट्री आप देखोगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी की देन। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए,
उन्होंने भी अपनी ओर से बल दिया, हम नीतियों में बदलाव लाए, लेकिन रुकावट अनुच्छेद 370-35 से लगातार बनता रहा। दुनिया भर की कंपनियों ने विश्वास व्यक्त किया है, हिंदुस्तान के व्यापारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि हम जम्मू कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। हमने धारा 370-35 को हटाकर ये दिखाया कि अब लोग आकर लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और सरकारी क्षेत्र में भी हम देंगे। और जो प्रधानमंत्री की स्किल डेवलपमेंट स्कीम है उसके माध्यम से युवाओं को हम कौशल विकास भी कर रहे हैं और स्टार्टअप शुरू करें, अपना काम धंधा शुरू करें, उसके लिए ऋण देने से लेकर रोजगार देने का वो भी काम दे रहे हैं। सरकारी भी होगी, गैर सरकारी भी होगी और स्वरोजगार भी होगा। ये केंद्र सरकार का सपना है और उसको हम पूरा मतलब हर तरीके से और युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एकजुट हैं और कांग्रेस भी इनके साथ मिलती हुई दिखी है, और भी जितनी भी पार्टियां इस वक्त नई बनी हैं जो इस वक्त अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, जो अभी अभी वजूद में आई हैं पार्टियां, वो भी गुपकार डिक्लेरेशन के साथ मिलती हुई नजर आई। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी जो बिल्कुल विपरीत दिशा में खड़ी थी और अकेले खड़ी थी और एक स्टैंड रख रही थी कि डीडीसी चुनावों में वो मुकम्मल तरीके से उतरने वाली है। अब आपसे सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का कोलिशन सुनने को आया है कि बहुत जल्द हो सकता है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम राष्ट्र हित में निर्णय करते हैं, हमें सत्ता की ललक या भूख नहीं रहे। हम सत्ता में भी सेवा करने की सोच के साथ आते हैं। नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पिछले 6 वर्ष का कार्यकाल उठाइए, हर दिवाली भी अपने परिवार की बजाय सेना के साथ जाकर मनाते हैं। कश्मीर में बाढ़ आई तो नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए। बार बार चीन ने जब आंखें भी भारत को दिखाने का प्रयास किया तो आंखों में आंखें डालकर जवाब भी दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया और बॉर्डर पर जाकर सेना का मनोबल भी बढ़ाया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है। ये आपकी पार्टी की तरफ से स्टैंड था सर, लेकिन अगर हम पीडीपी पार्टी की बात करें तो पीडीपी ने अपना रुख जो है वो कड़ा इख्तियार कर दिया है। जब से महबूबा मुफ्ती डिटेंशन से बाहर आई हैं उस वक्त उन्होंने कहा था कि धारा 370 और 35 को लेकर वो कड़ा रुख इख्तियार करती हैं और जब तक वापस नहीं लाएंगी वो चुनाव में भाग नहीं लेने वाली हैं। लेकिन उसके थोड़े दिनों के बाद वो चुनाव में भाग लेने की बात कह देती हैं। एक बात। दूसरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वरिष्ठ नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं कि वो डीडीसी चुनाव किसके लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं या फिर धारा 370 और 35 को वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है और जाहिर तौर पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती है तो इसमें कहने की कोई दोराहे नहीं होगा कि डूबते हुए को तिनके का सहारा तो नहीं चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अनुच्छेद 370-35 ने जम्मू कश्मीर का केवल नुकसान ही नुकसान किया है और ये कांग्रेस की देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भूल है, जिसका खामियाजा न केवल जम्मू कश्मीर पूरे भारत को उठाना पड़ा। 70 वर्ष लग गए अनुच्छेद 370-35 को खत्म करते करते। और एक बात कह दूं, अब ये सदा सदा के लिए खत्म हो गया, इसको दफना दिया गया है, कभी बाहर आने नहीं देंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है। दूसरा, हम जम्मू कश्मीर को 70 साल पीछे नहीं जाने देंगे। जो 70 वर्षों में खोया है उसको अगले 7-10 वर्षों में उससे ज्यादा वापस देंगे। जम्मू कश्मीर में शांति होनी चाहिए, उस दिशा में हमने हर कदम उठाया है। तीसरा, चाहे अब्दुल्ला परिवार हो, महबूबा मुफ्ती जी का परिवार हो, इन लोगों ने वर्षों वर्षों तक केवल यहां से लाभ ही लिए। फारूक जी ने तो क्रिकेट एसोसिएशन को भी नहीं छोड़ा। जो युवा खिलाड़ी बहुत कर सकते थे, जो उनकी सुख सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए आए थे, वो भी कहां गए, उसका जवाब तो फारूक अब्दुल्ला जी को देना होगा। ईडी का मुकदमा चल रहा है, कब जवाब देंगे? इन युवाओं के हित जिनकी रक्षा करना इनका सरकार में बनता था, बड़े बड़े पदों पर रहकर वो तो नहीं कर पाए, खेल संघों में रहकर भी मलाई खाने का काम ही किया है। ये दुर्भाग्य है। हमने साथ लगते पहाड़ी राज्य हिमाचल में, मैंने 27 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जहां पे वर्ल्ड कप तक हुए, आईपीएल तक हुआ। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो पाया? कौन लोग थे जो यहां पर उसको खा गए?
क्या फारूक अब्दुल्ला जिस पर जवाब देंगे? उमर अब्दुल्ला जिस पर जवाब देंगे? कहां गया जम्मू कश्मीर के युवाओं का पैसा? कौन खा गए वो करोड़ों रुपए? क्यों चल रही ईडी की जांच अभी तक, सीबीआई की जांच? और ईडी की जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए गए और जाहिर तौर पर कह दिया गया कि ईडी की जांच इसलिए बिठाई गई है क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो एकजुट होता हुआ दिख रहा है और अपने हकों की डिमांड इस वक्त कर रहा है, और इस तरह से ईडी की जांच जो है वो दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, और मैं तो बीसीसीआई में बहुत लंबे समय तक रहा और देश भर के संघों को चलता देखता था कि खेल संघ कैसे चलते हैं, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हुआ, वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, जो उनका हक छीनने का काम किया है, इसका जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। चाहे सीबीआई को दें, ईडी को दें, नहीं तो जम्मू कश्मीर के युवाओं से मेरा अनुरोध रहेगा, अगर ये खेलों को भी नहीं छोड़े तो सोचो कि सत्ता के खेल में, सत्ता में रहकर तो क्या क्या करते थे। क्यों यहां के युवाओं को उनका हक नहीं मिल पाया? यही कारण था कि ऐसे लोग बैठे हुए थे, और आज ये अपने सत्ता में आने के लिए लोगों को फिर भ्रमित करते हैं कि अनुच्छेद 370 35 से ये कभी आ ही नहीं सकता। ये उल्टे भी लटक लेंगे तब भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी जानते हैं, कानून को जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये संसद ने पास किया है, दोनों सदनों ने पास किया है, ऐतिहासिक निर्णय किया है, और सदा सदा के लिए अनुच्छेद 370 35 से जम्मू कश्मीर से चला गया। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है, हम इसको रुकने नहीं देंगे। डीडीसी के चुनाव के माध्यम से जो चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे वो यहाँ पर विकास को नीचे तक लेकर महबूबा मुफ्ती कहती है कि किसी के घर से आपने चोरी कर ली है, कोई अपने घर चोरी में नहीं करने था, का लेकिन काम चोरी जिनका हो था गई। वो करते थे। हमने सदन में खड़े होकर कानून और पास चुराई हुई किया। चीज ज्यादा देर तक किसी के पास नहीं रहती, ये कहना है महबूबा मुफ्ती का। मैं खुली चुनौती देता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं इन सबको कि ये बताएं कि 370 35 का लाभ क्या था। इन्होंने तो केवल महरूम रखा यहाँ के लोगों को अपने हक दिलाने से। क्या कसूर था इन सबका? मेरी उन बहनों का जिनकी शादी हो जाने के बाद उनके हक चले जाते थे, मेरे उन भाई और बहनों का जो वाल्मीकि समुदाय से आते थे, जो नेपाली थे या गोरखा थे, या फिर जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनको उनके अधिकार नहीं मिले। जो वर्षों तक यहां पर आए उनको नागरिकता नहीं मिली, कि उनको थर्ड ग्रेड सिटीजन के रूप में इस्तेमाल किया गया। क्या ये हक नहीं दिलाना चाहते थे? हम हक दिलाना चाहते थे, हमने दिलाए। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया, और मैं जम्मू कश्मीर की जनता से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम आगे भी वो करेंगे जो हमने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कहा है। नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं, करके दिखाएंगे। और इस डीडीसी चुनाव में मेरी जम्मू कश्मीर की जनता से अनुरोध रहेगा, खुलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, कमल का बटन दबाएं, ताकि जम्मू कश्मीर का विकास हो सके। लक्ष्मी कमल के चुनाव पर कमल निशान पर आती है, कमल के फूल पर आती है, इसलिए आप उसका समर्थन अवश्य करें। एक और बात आपसे यहाँ पर साझा करना चाहेंगे कि जिस तरह से डीडीसी चुनाव अब हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपना जनाधार बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली गई है केंद्र सरकार की तरफ से, एक प्रभारी आपको बनाया गया है और एक जिम्मा आप रखते हैं, और आम जनता को किस तरह से लुभाएंगे वो आप कर भी रहे हैं उस पर काम। लेकिन आते ही आपने गुपकार डिक्लेरेशन पर निशाना साध दिया, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध दिया। उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो लोग इस बार पहली बार वोटिंग करेंगे, डीडीसी चुनावों में भाग लेंगे, जिसमें शरणार्थी लोग थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे, गोरखा समाज के लोग थे, और भी कई ऐसे लोग थे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए आने वाले समय में क्या क्या सौगातें रहेंगी? मैं अनुसूचित जनजाति, गोरखा और वाल्मीकि समाज के साथ साथ उन सभी रिफ्यूजी भाई बहनों और सभी जम्मू कश्मीर के वोटर से कहना चाहता हूं, एक संदेश दीजिए कड़ा कि आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। विकास नरेंद्र मोदी जी के साथ होगा, जिन्होंने एम्स से लेकर आईआईटी से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर बड़े बड़े अस्पतालों से लेकर बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, रेलवे और हाईवे और पंचायतों के विकास के लिए भी ढेरों धन उपलब्ध करवाया है। दूसरा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए,
ये तो 10-10 साल 15-15 साल चुनाव पंचायतों के नहीं करवाते थे, स्थानीय निकाय के चुनाव तो भूल जाइए। आप देखिए पंचायत हो, बीडीसी हो, जिला परिषदों में सारे चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करवाने शुरू किए। हमने लोगों को हक देना शुरू किया और जो चुनाव लड़ भी रहे, मेरे उनसे भी अनुरोध रहेगा, अगर यही लोग रहते दो परिवारों के लोग तो आपको आपके हक भी कभी ना मिलते। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतकर सामने आती है तो वंशवाद और परिवारवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर हम लगातार कहते हैं, हम तो युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और नरेंद्र मोदी इस पर लगातार काम करते हैं। सिक्योरिटी को लेकर बात करेंगे। बहुत बड़ी एक चुनौती जो है वो सिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जो रिक्त पद रह गए थे, जो अभी चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय चुनाव अभी करवाए जा रहे हैं, पंचायती उपचुनाव जो अभी हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा इशू रहा था सिक्योरिटी। और आतंकी गतिविधियां आप देखिए किस तरह से बढ़ती जा रही हैं। अभी 19 नवंबर की ही वारदात आप ले लीजिए, जिसमें बन टोल प्लाजा में 4 आतंकवादियों को मार दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती सिक्योरिटी। क्या लगता है कि किस तरह से सिक्योरिटी को हमें अपनी ताकत बनाकर चलना है? और जाहिर तौर पर हमारे पुलिस के जवान, हमारे सीआरपीएफ के जवान, हमारे सेना के जवान तो हर वक्त मुस्तैद हैं, लेकिन उसके अलावा बढ़ चढ़कर किस तरह से चौक चौबंद करा जाएगा सिक्योरिटी को? सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। इलेक्शन कमीशन स्वयं देख रहा है कि चाहे वो कैंडिडेट्स हो, आम नागरिक हो, भय का माहौल ना हो, सुरक्षा प्रदान की जाए, की भी जा रही है। कुछ लोग नहीं चाहते लोकतंत्र मजबूत हो, कुछ लोग तो नेता होते हुए भी कहते हैं कि बंदूक उठेगी, और कुछ दिनों के बाद आतंकवादी हमला होता है। 4 आतंकवादी मार गिराए जाते हैं, बारूद इकट्ठा उनसे प्राप्त होता है, हथियार मिलते हैं। ये क्या संदेश है? यानी कि आप लोकतंत्र में बैलेट की बजाय बुलेट की ओर जाने की बात करते हो। ये उचित नहीं है। मेरा सिर्फ एक निवेदन रहेगा, हम जम्मू कश्मीर में शांति चाहते हैं, शांतिपूर्ण माहौल चाहते हैं, शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं, और इस शांति के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का हक उसको दिलाना चाहते हैं, और ये चुनाव एक संदेश देगा पूरे देश भर में कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, मतदान अच्छा हो, शांतिपूर्ण हो, अच्छे लोगों को चुना जाए, और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आए तो लोगों का नीचे तक। 2014 से अभी तक की अगर हम बात करें तो जनाधार काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। क्योंकि कश्मीर के अंदर की अगर हम बात करें, जम्मू में तो जनाधार है ही भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में बहुत कम देखा जाता था कि जनाधार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। लेकिन इस बार आप देखिए कि कार्यकर्ता किस तरह से जमीनी सतह पर उतरे हुए हैं। रास्ते में रोक दिया जाता है कि तिरंगा झंडा जो है वो लाल चौक पर नहीं फहराना है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैदान में डटे रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक पैठ जो है वो कश्मीर के अंदर भी बनाई है। निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, जन समर्थन भी बढ़ा है, विचारधारा के साथ ज्यादा लोग जुड़े हैं, और ये लगातार होता रहेगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। आप पश्चिम बंगाल, असम की बात ले लीजिए। लोगों को लगता था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पिछली बार असम में सरकार बनाई। त्रिपुरा में वर्षों तक कम्युनिस्ट थे, लोग लगता था इस लाल किले को कोई गिरा नहीं सकता, हमने वो भी करके दिखाया, वहां पे कमल खिलाया। पश्चिम बंगाल में कहते थे 4 सीटें ममता जी के यहाँ पर नहीं आएगी, रिकॉर्ड वोट और रिकॉर्ड सीटें लोकसभा चुनाव में मिली, और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये स्पष्ट दिखता है। वहां पर भी गठबंधन बन रहा है, कम्युनिस्ट हो, ममता जी हो, कांग्रेस हो, सब एक तरफ होने की बात करते हैं। बिहार में देखिए महागठबंधन, कौन कौन इकट्ठा नहीं हुआ मोदी जी के खिलाफ, जैसे यहां पर इकट्ठे हो रहे गुपकार गैंग वाले लोग। ये गुपकार गैंग वाले लोग जो बात देश हित में नहीं करते हैं, देश के विरोध में करते हैं, वो आज इकट्ठे होने की बात करते हैं। ऐसे ही सोच वाले लोग जहां बिहार में महागठबंधन लेकर खड़े हुए थे, उनको भी पराजय ही मिली, नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय दिए, 2 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान दिए, 20.5 करोड़ लोगों को जनधन खाता खुलवाए, और 31,000 करोड़ आपदा के समय उसमें जमा कराए, 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए,
70 करोड़ लोगों को 4-4 एलईडी के बल्ब दिए, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई और राशन भी 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त में मोदी सरकार ने देने का काम किया। ये सारे काम रोजगार से लेकर बाकी सब मोदी सरकार ने किए हैं। लोगों का विश्वास बढ़ा है गरीब का। इसलिए गुपकार गैंग हो या महागठबंधन अलग अलग क्षेत्रों में हो, इन सब की सोच केवल मोदी रथ को रोकने की है। इनका कोई विचारधारा नहीं है। आप मुझे बताइए एनसी और पीडीपी की क्या विचारधारा है? पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकियों की क्या आपस में मेल खाती है? क्या एजेंडा है इनका? किस विचार को लेकर एक है? केवल तिरंगे का अपमान करना। दूसरा कहता है मैं चीन से समर्थन लेकर अनुच्छेद 370-35A को लाना। एक कहता है पाकिस्तान का सहयोग चाहिए, पाकिस्तान साथ में सहयोग करे। तो उमर अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी जैसे लोग जो चीन पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, तिरंगे का अपमान करने की बात करते हैं, क्या जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जो चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं और तिरंगे के मान सम्मान के लिए क्या कुछ भी लगता है करने कि देते हैं? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है डीडीसी चुनावों को मुद्दा बनाकर, क्योंकि डीडीसी चुनाव ही है जहां से हर किसी के जनाधार का पता चलने वाला है, क्योंकि धारा 370 और 35A के बाद ये पहले चुनाव है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होने वाले हैं। निश्चित तौर पर इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे। कोई अपनी बात कहेगा, कोई स्थानीय विकास की बात कहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बात तो बड़ी स्पष्ट तौर पर सोचनी होगी। इस चुनाव से हमें संदेश देना चाहिए राष्ट्र हित में, राष्ट्रभक्त होने का भी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को भी कड़ा संदेश देना ही चाहिए कि आपका एजेंडा जम्मू कश्मीर के विकास की बजाय अपने 2-3 परिवारों के विकास तक सीमित था और ये परिवारों तक सीमित विकास और केवल उनके काम के लिए जम्मू कश्मीर के लोग अपने प्रदेश को लुटवाने के लिए तैयार नहीं है। वो विकास चाहते हैं प्रदेश का, गांव का, जनता का और नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहते हैं। और जाते जाते सर एक और आपसे एक संदेश ही लेना चाहेंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर जिन्हें प्रभारी बनाया गया है स्थानीय निकाय चुनावों का, और जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने बात भी की है और बहुत बड़े बड़े ऐलान भी किए हैं और चुनौती एक बहुत बड़ी बनकर सामने भी आई है, क्योंकि गुपकार गैंग जो है वो एकजुट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आम जनता जो है वो किसके पाले में गेम जो है वो डालती है। तो सर आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे कि आम जनता के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो जनता है? मेरा पहला सवाल तो कांग्रेस से रहेगा, क्या मजबूरी है कि वो गुपकार गैंग का हिस्सा बनी? जो चीन से समर्थन मांगते हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी इस पर अपना स्पष्ट जवाब दें कि ये गुपचुप समझौता है, खुला गठबंधन है, ये गुपकार गैंग के साथ कांग्रेस क्यों है? उससे अहम सवाल ये था सर कि जब गुपकार गठबंधन बनता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी से ली जाती है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बयान जारी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ चुनावों में लड़ने वाली है। लेकिन उसी वक्त एक वरिष्ठ नेता आते हैं कांग्रेस पार्टी के और वो बयान जारी करते हैं कि हम गुपकार डिक्लेरेशन के साथ नहीं मिल रहे हैं। लेकिन 2 से 4 दिन जैसे ही बीत जाते हैं उसके बाद सब सामने आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गुपकार गैंग के साथ मिल चुकी है और मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि गुपकार डिक्लेरेशन के साथ मिलना पड़ा? जाहिर तौर पर मेरा सवाल बहुत लंबा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, पीडीपी कांग्रेस हमेशा से जब भी कोalition गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर वो कांग्रेस के साथ ही बनी है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की वजह से, सत्ता की वजह से ये सब पार्टियां एकजुट होती हुई दिख रही हैं? क्योंकि आपसी मतभेद तो लगातार जारी है। मैं इसीलिए कांग्रेस से बार बार सवाल कर रहा हूं और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जवाब देने की बजाय गोवा में छुट्टियां मनाने चले गए। हर हार के बाद गांधी परिवार नया डेस्टिनेशन छुट्टी मनाने का ढूंढता है। बिहार के चुनाव के समय राहुल गांधी जी शिमला छुट्टी मनाने आ गए थे, उससे पहले विदेश जाया करते थे। अब जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहे हैं तो राहुल जी, सोनिया गांधी जी देश को नहीं बता रहे कि गुपकार गैंग के साथ कांग्रेस का क्या गठजोड़ है, क्या गठबंधन है। इस ठगबंधन के साथ इनका क्या गठबंधन है, बहुत जरूरी जानना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये क्लैरिटी जब तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं करते और नीचे अंदर खाते गठजोड़ करते हैं
उससे प्रदेश की जनता पूछना चाहिए कांग्रेस का रुख क्या है। यानी इसमें कहने में कोई दोराहे नहीं है और कुछ गलत भी नहीं होगा कि जिस तरह आप खुद भी कह चुके हैं कि मोदी रथ को रोकने के लिए हर कोई एकजुट हो गया है कि किसी भी बाय हुक एंड बाय क्रुक नरेंद्र मोदी सरकार को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ना बिहार में रोक पाए, ना असम में रोक पाए, ना उत्तर प्रदेश में रोक पाए, ना देश के चुनाव में रोक पाए। ये मोदी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखता है, सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। और मोदी है तो मुमकिन भी है। और मोदी जी के कारण ही हम इस आपदा से भी लड़ पाए हैं, भारत को फिर विकास की पटरी पर लेकर आए हैं, अर्थव्यवस्था ने फिर अच्छा करना शुरू किया है, जन जन की मदद करने का हमने काम किया है। और जम्मू कश्मीर को तो जो दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, हम कहते हैं जो इनसे छीना गया 70 साल अनुच्छेद 370-35 के कारण हमने उसको धराशायी और दफन भी किया है। और अब इसके जाते ही जो विकास की गाथा जम्मू कश्मीर में चली है उसको और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। कई राजनेता आरोप लगाते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर जो चुनाव होने थे उन्हें जीतने के लिए धारा 370 को मुद्दा बनाया। देखिए, हमारा विचारधारा तब की है जब शायद पूरे हिंदुस्तान में हमें 2 सीट, तब तो भारतीय जनता पार्टी का गठन भी नहीं होता, तो भारतीय जनसंघ था जी। हम उस समय के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार लेकर चल रहे हैं, जो पंडित नेहरू की कैबिनेट में सबसे युवा मंत्रियों में से एक थे। उन्होंने अपनी सीट को छोड़कर, अपने मंत्री पद को छोड़कर, कहां पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से जो सबसे युवा वीसी भी थे वो छोड़कर जम्मू कश्मीर के हितों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन पर प्रश्न चिन्ह उठाना ही मुझे लगता है सबसे बड़ी दुख की बात है। चलिए, अब जल्दी से एक संदेश आपका, क्योंकि पहले भी कांग्रेस पार्टी पर बात चली गई थी और उसके बाद सवाल पर सवाल और जवाब पर जवाब आते रहे। एक संदेश जाते जाते मैं इतना ही निवेदन करूंगा जम्मू कश्मीर की जनता से कि अपने विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दें, हमारे उम्मीदवारों को सहयोग दें। नरेंद्र मोदी जी कोई मदद करें जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और इस डीडीसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें और राज्य को और विकास की ऊंचाइयों पर ले जा सकें। चलिए, तो आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए थे अनुराग ठाकुर। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया है, जम्मू कश्मीर की जनता को समझाने की कोशिश की है कि गुपकार गैंग और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं और अब फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता के हाथ में है कि आपको उन लोगों को जिताकर सामने लाना है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, या फिर जहां पर आपका विकास है आपको उनको सामने लाना है। तो फैसला आम जनता के हाथ में है, क्योंकि डीडीसी चुनावों का दौर अब शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जाहिर तौर पर बहुत ही जल्द मतगणना भी हो जाएगी और उसके बाद जितने भी रिजल्ट हैं वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ और सिर्फ जनता पर है कि जनता जम्मू कश्मीर की क्या चाहती है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जो आम जनता चाहेगी वही होगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को सामने लाना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी जीतकर सामने आएगी। अगर वो गुपकार गठबंधन को सामने लाना चाहती है तो गुपकार गठबंधन सामने आएगा। लेकिन सोच विचार करना यह है कि गुपकार गठबंधन के अंदर जितने भी लोग इस वक्त एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, हर किसी के अंदर मतभेद है, तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सोच विचार करना बहुत जरूरी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।